अप्रैल इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आ गई है जनवरी, फरवरी, मार्च निकल गया है, अप्रैल आ गई है और ये एक वो महीना है जिसको ट्रेडिशनली एक होप का मंथ माना जाता है, स्प्रिंग का मंथ माना जाता है। बट टी.एस. इलियट, मॉडर्निज्म के वो पोएट जिन्होंने स्प्रिंग को, अप्रैल को सबसे ज़्यादा क्रूलेस्ट मंथ कहा है, बस वही कहानी आज हम जानेंगे अपने मास्टर सीरीज़ के डे 9 में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं टी.एस. इलियट एंड द मॉडर्न पोइट्री। हमारी मास्टर सीरीज़ जिसमें हमने आपको डे 8 में चीज़ें कराई थी। क्या चीज़ें कराई थी? हमने आपको कराया था पूरा मॉडर्निज्म एज। जैसे कि आपको याद होगा कि हम सारे एजेस को ब्रिटिश लिटरेचर के डे वाइज कवर कर रहे हैं, तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं अपना और डीप डाइव करते हैं डे 9 के टी.एस. इलियट एंड द मॉडर्न पोइट्री में। सबसे पहले कोई और बात समझाऊं उससे पहले, जो मैंने आपको बताया कि अप्रैल को क्रूलेस्ट मंथ बोला है, किसने बोला है? इलियट ने बोला है, टी.एस. इलियट ने बोला है। क्यों बोला है ऐसा? इन्होंने 1922 में लिखा। कब लिखा? आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या था कि यूरोप पूरा बिखर गया था, और उसके बिखर जाने से क्या हुआ था कि टी.एस. इलियट ने अपने वेस्टलैंड में अप्रैल को द क्रूलेस्ट मंथ दिखाया है। ठीक, क्यों ये फ्लिप किया है? क्योंकि वैसे ट्रेडिशनल पोइट्री में हम स्प्रिंग को एज अ सीज़न ऑफ होप मानते हैं, बट क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद चलने के बाद कितनी सारी चीज़ें चल रही थी, है ना, आप जानते ही हो कैसे सब चीज़ें बिखर गई थी, तो इसलिए उन्होंने क्रूलेस्ट मंथ कहा है। बाकी जो और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसे ही आपको फन इन्फॉर्मेशन ऐसे बिट्स में मिलती रहेंगी, तो बने रहिए साथ में। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है कि हम अपनी मास्टर सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें 50 दिन में कवर अप करा रहे हैं, जिसमें आपका थ्योरी भी है, रिवीजन भी है, PYQs भी हैं और मैराथन भी है, जिसमें हम सारे PYQ सॉल्व कर रहे होंगे। और ये हमारा कंटेंट PYQ फोकस्ड है, मतलब जितने आपको ये जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये सारे आपको PYQs में दिखेंगे। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। पेन, कॉपी, पेंसिल उठा लो और आंखें खोल के बैठ जाओ और सुन लो, क्योंकि कथा नहीं चल रही है। जो जो मेन पॉइंट है वो नोट करते रहना। ठीक, चलो, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था मुझे लगता है। अब हम शुरू कर रहे हैं कि हम आपको करा क्या रहे हैं। हमने आपको ओल्ड इंग्लिश करा दी, मिडिल इंग्लिश करा दी, एलिजाबेथन एज करा दी, न्यू क्लासिकल, मेटाफिजिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, सब पढ़ा दिया। अब हम आ गए थे आपको पढ़ाने मॉडर्न। मॉडर्निज्म के बाद क्या आता है? पोस्ट मॉडर्निज्म, और उसके बाद इंडियन इंग्लिश। ये हमारी पूरी टाइमलाइन है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। और अगर आप एक रेगुलर सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको ये टाइमलाइन आपके दिमाग में बसी हुई होगी। तो जैसे कि हमने मॉडर्निज्म कवर कर लिया, तो अब मॉडर्निज्म के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, बोनस पॉइंट्स हैं, जो आपको जानने चाहिए, है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने जान लिया कि अप्रैल को क्रूलेस्ट मंथ टी.एस. इलियट ने बोला। ऐसा उन्होंने कब लिखा? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद 1922 में लिखा। ठीक, द डेड लेंथ ऑफ विंडो दैट रिप्रेजेंट द नम्बनेस फॉरगेटिंग वॉज सेफर देन द स्प्रिंग फोर्सिंग memory and desire back. This single line tells you everything about the modernism, that nothing is simple, nothing is what it is seems। और यही वाली चीज़ें हैं जो एक कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के साथ UTC पूछता है। तो इसको डिकोड करते हैं, जानते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। ठीक, सबसे पहले मॉडर्निज्म क्यों मॉडर्निज्म पढ़ रहे हैं, है ना, और यह आया कैसे? तो जैसे मैंने कल बताया था कि इतने सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस सब के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद मॉडर्निज्म आ गया। मॉडर्निज्म पीरियड में इंसान रूल वूल से हट के अपने खुली सोच से लिखने लगा, और वो इतना टूट गया था कि क्या ही कह सकते हैं। तो जानते हैं कि ऐसा क्या अर्थक्वेक आया था जिसने मॉडर्निज्म को बुलाया है ना, ऐसा क्या बवंडर आया था? तो द अर्थक्वेक ट्रिगर्स और मॉडर्निज्म, ऐसे ट्रिगर्स जिसने उन्हें मॉडर्निज्म पीरियड को बिल्कुल हिला के रख दिया। क्या हिला के रख दिया? जानते हैं। विक्टोरियन फाउंडेशन जैसे हमने जानी थी, है ना, विक्टोरियन पीरियड भी हमने कवर अप किया हुआ है इससे पहले। तो हमने क्या जाना कि मॉडर्निज्म डिडंट जस्ट हैपन, इट एक्सप्लोडेड बिकॉज द ओल्ड वर्ल्ड वाज
कोलैप्स्ड। कोई नई चीज़ कब होती है? जब कोई पुरानी चीज़ बंद हो जाती है ना। नए दोस्त आपके कब बनते हैं? जब आपके पुराने दोस्त छोड़ जाते हैं ना। तो वैसे ही वाली बात है। तो यहाँ क्या हुआ कि हम जानते हैं कि ऐसा क्या था जो विक्टोरियन फाउंडेशन ने दरारें डाल दी। ठीक, तो वो था सबसे पहला वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब से कब तक था ये तो बच्चा भी जानता है कि 1914 से 1918 तक चला था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसमें 17 मिलियन लोग मारे गए थे। तो फेथ इन प्रोग्रेस, एम्पायर गॉड, ऑल शैटर्ड, सब कुछ बिखर गया था। प्रोग्रेस, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जितना फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, जितनी फैक्ट्रीज, जितना भी अच्छा अच्छा काम हो रहा था, उस सब में इंसान का विश्वास हट गया और सब चीज़ें बिखर गई, क्योंकि इतना बड़ा नंबर मायने रखता है ना। ओल्ड हीरोइक लैंग्वेज फेल्ट हॉलो, हर पुरानी चीज़ एक दर्द की तरह, एक घाव की तरह लगने लगी, खोखलापन दिखने लगा। उसी के साथ क्या हुआ कि डार्विन्स की इवोल्यूशन थ्योरी आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ह्यूमंस एनिमल्स की जैसे आप मान सकते हैं, जो डिवाइन क्रिएशन थ्योरी अंडरमाइन हुई। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो विक्टोरियन सोसाइटी में थी, उसको और उभार के डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी ने बताया कि हम अपने सेम टाइप के ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वो वाली कैसे हम इवोल्यूशन होता है हमारा, वो वाली चीज़। ठीक, उसके बाद फ्रूट्स की साइको एनालिसिस आई, जिसमें हमने बात की थी द अनकॉन्शियस हिडन डिज़ायर, इरेशनल सेल्फ, ह्यूमंस आर नॉट रेशनल बींग्स। ये वाली बात सबने को डरा दी। क्या डरा दी? सबको शॉक लगा। क्यों लगा? क्योंकि जो फ्रूट थे उनकी जो साइको एनालिसिस थी, मतलब उन्होंने जो साइकोलॉजी पे एनालाइज चीज़ें की कि जो हमारे जो अनकॉन्शियस हिडन डिज़ायर्स हैं, हमारा जो इरेशनल सेल्फ है, हम केवल वो नहीं है जो हम दिखते हैं, है ना, हम अंदर से कुछ और हैं। ह्यूमंस आर नॉट रेशनल बींग्स। ये वाली बात किससे रिलेटेड है याद रखिएगा। जो पेन कॉपी लेके बैठने को बोला था मैंने, उसमें आपको यही वाले की पॉइंट्स नोट करते जाने हैं। ठीक, इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन क्या है कि सिटीज़ का में जो एलिनेशन हो रहा था, क्राउड के अंदर जो लोनलीनेस आ रही थी, जो वो नेचर से एक डिस्कनेक्शन फील कर रहे थे, है ना, और हर चीज़ उन्हें मीनिंगलेस लग रही थी, दैट इज़ इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन। जैसे हम जान रहे थे कि मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे, है ना, वो कैसे नेचर को प्रेज करते थे, नेचर के बारे में फील करके लिखते थे। बट क्या हुआ कि यहाँ इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन के साथ होते 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 लोग अकेलापन ज़्यादा महसूस करने लगे, एक डिस्कनेक्शन महसूस करने लगे, मतलब अलगाव महसूस करने लगे, किससे? नेचर से, और हर चीज़ में मीनिंग से। वहीं पे आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी 1905 में आई, जिसमें टाइम स्पेस रियलिटी सेल्फ नॉट एब्सोल्यूट बताया उन्होंने, कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को इन्होंने क्वेश्चन करते हुए सब्जेक्टिविटी पर बात करी कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जिस स्पेस की बात कर रहे हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो हम प्रेजेंट में भी पास्ट के बारे में सोच के उसकी यादों में जाके हम उस पास्ट वाले मोमेंट को फील कर सकते हैं, समझ रहे हो? या हम फ्यूचर की कोई बड़ी चीज़ सोच के कि यार मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं घर लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। तो टाइम स्पेस रियलिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक, अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जो हमारा मॉडर्निज्म है वो कैसे आया, कि जो ओल्ड वर्ल्ड की सर्टेनिटी थी वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के साथ कोलैप्स होती हुई मॉडर्निस्ट क्राइसिस शुरू हुई, जिससे एक नई पोइटिक लैंग्वेज बनी, जिसमें हम मेजर फिगर्स देखते हैं, इलियड, पाउंड और ईट्स को। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। चलो, अगर आप कल का लेक्चर नहीं भी देखे होंगे और अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। बट अगर आप बिगिनर हैं, बेटा अपने साथ खिलवाड़ मत करो। पहले आप बिल्कुल डे वन से भले ही मत देखो, लेकिन अगर जैसे मैं टी.एस. इलियट मॉडर्निज्म का पढ़ा रही हूँ, तो आपको मॉडर्निज्म का पहला लेक्चर जो कल मैंने दिया, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक चीज़ पे 5-5 लेक्चर ला रही हूँ, नहीं ना। हर एक चीज़ को जितना अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारा कंटेंट आपको पीवाई के फोकस करा रही हूँ। पीवाई के फोकस कंटेंट है, यानी कि यही चीज़ें आपको पीवाई की उसमें देखने को मिलेंगी, यही कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबी लंबी थ्योरी करा रही हूँ कि 5-5 लेक्चर ले रही हूँ या 5-5 घंटे के ले रही हूँ। एक एक घंटे के लेक्चर हैं, एक साथ बैठ के देख लो, एक सुबह देख लो, एक शाम देख लो, आपकी गोली खुराक पूरी है ना। तो अब हम जानते हैं टी.एस. इलियट के बारे में, द मैन, द मिथ एंड द मार्क्स। ऐसे ही पहले
ही दिन पे मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको एलिजाबेथन एज कराया था, कि पहली बात तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो जैसे हमने एलिजाबेथन एज जब कराया था, तो उसके बाद हमने आपको दूसरा जो लेक्चर लिया था शेक्सपियर का कराया था, है ना। एलिजाबेथन एज जब हमने कराया था, दूसरा लेक्चर हमने शेक्सपियर का कराया था और उनकी ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ डिस्कस की थी। तो इन केस आप अगर ये वाला लेक्चर देखने पहुँच गए और पहला नहीं देखा है, तो आपको यहाँ पे भी आधा अधूरा ही समझ आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सीरीज़ में रहो। सीरीज़ में रहने का मतलब है कि जैसे आपने नहीं देखा है तो कल वाला लेक्चर देख लो और आज वाला लेक्चर देख लो, आपका मॉडर्निज्म पक्का। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, फिर बस आपको वो क्वेश्चन लगाने आने चाहिए, जो जहाँ आधी चीज़ तो आ ही जाएगी, जहाँ थोड़ा बहुत अटकोगे वो हम आपको सिखा देंगे। आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन कमेंट डाउन कर दो, हम आपको सिखा देंगे। सीरीज़ के अलावा हम आपको अलग से वीडियो में चीज़ बता देंगे या लाइव आके पढ़ा देंगे, है ना। तो आपको अपना बात रखनी है, अपनी बात कहनी है और हमारी बात माननी है। क्या बात माननी है कि पेन कॉपी उठा के जो जो बात है वो नोट करनी है और रिवाइज़ करनी है रोज़ का रोज़। आ गया समझ में? चलो, टी.एस. इलियट, द मैन, द मिथ, द मार्क्स, इनके बारे में अगर हम जानें, जो आपको जानना ज़रूरी है, ये नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि इनकी बचपन की दोस्त कौन थी, इनके बचपन के बेस्ट फ्रेंड कौन थे, नहीं। जो जो आ रहा है वही बताएंगे बस, ठीक। और या जो आ सकता है वो बताएंगे, इसके अलावा फालतू बात नहीं है, ठीक। इनका पूरा नाम क्या था? थॉमस स्टीरेंस इलियट। ये बॉर्न कहाँ हुए थे? अब इतनी बेसिक बात तो जानोगे ना, इतनी बेसिक बात तो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी जानते ही होगे, तो इनके बारे में भी जान लो, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि ये आएंगे ही आएंगे, है ना। ये छुप के कहीं भाग ही नहीं सकते, इनको आना ही आना है। तो ये बॉन्ड कहाँ हुए थे? सेंट लुइस, मिसौरी, 1888, है ना। अमेरिका बाय बर्थ, अमेरिकन बाय बर्थ, ठीक। मूव टू इंग्लैंड इन 1914 जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था तब वो इंग्लैंड में आए। बिकेम ब्रिटिश सिटीजन इन 1927। मतलब बाय बर्थ कौन है? अमेरिकन। ब्रिटिश सिटीजन कब बने? 1927 में। ऑल्सो कन्वर्टेड टू एंग्लो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी सेम ईयर, ठीक। इतनी बात आ गई। वर्कड एज अ बैंक क्लर्क एट लियोर्ड्स बैंक बिफोर बिकमिंग फुल टाइम राइटर। राइटर बनने से पहले, अच्छा ये खासियत होती है कि राइटर लोगों की, क्योंकि मतलब आज के टाइम में भी देखो तो जितने आपको राइटर उभरे हुए दिख रहे हैं तो उनकी वही है कि पहले कोई जॉब कर रहे हैं फिर लिख रहे हैं, है ना। जैसे हमको भी अगर लिखने का शौक़ है तो हमारा भी वही वाला सीन है कि पहले जॉब, अपना काम, क्योंकि इनकम कहाँ से आएगी, रोटी कैसे बनेगी, रोटी कैसे खाई जाएगी, समझ रहे हो। चलो वो सारी बातें बाद में, इनको याद रखना है कि ये एज अ बैंक क्लर्क वर्क किए हैं बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर। एडिटेड लिटरेरी जर्नल द क्राइटेरियन 1922 टू 1939। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में 1948 में। ये सारे मेन एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं जो आपको जानने ही जानने हैं। और डाइड कब? जनवरी 4 1965 इन लंदन। ये इनकी बेसिक बात थी जो आपने जान ली। अब इनके वर्क्स की बात करें तो आपको वर्क इनके जो जो याद रखने हैं, वो सबसे पहला वर्क जो याद रखना है वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रेक, ठीक। 1915 में लिखा था और ये है क्या? ये एक पोम है। देख रहे हो कितना सिस्टमेटिकली आपको एक टेबल फॉर्मेट में चीज़ें अरेंज की गई हैं, दी जा रही हैं, सब की जा रही है। आपको बस क्या करना है? पढ़ना है ना। और इच्छा हो तो अपने दोस्तों से को भी मोटिवेट करना ही, पढ़ लो बेटा, है ना, ऐसा वाला। चलो वैसे आप पढ़ लो उतना ही बहुत है, आप ही मोटिवेट हो जाओ, है ना। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रेक जो 1915 का वर्क है, इनका ये है क्या? पोम है, एक फर्स्ट मेजर मॉडर्निस्ट पोम है। अब ये आ सकता है कि फर्स्ट मेजर मॉडर्निस्ट पोम की तरह क्या देखा जाता है, तब आप हाथ पे हाथ रख के देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा अक्कड़ बक्कड़ से आ रहा है ना। तो वो आप देखें तो उससे बेहतर है कि आप ये जान लें कि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये एक पोम है जो पहली मेजर मॉडर्निस्ट पोम मानी जाती है।
अब मैंने बोला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैंने बोला ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब देखो खेल ये शुरू कि ये सारी चीज़ें, ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, इतना मैंने कल पढ़ाए हैं। अलग से टेबल दे दे के मैं परेशान हो गई हूँ, इतनी टेबल्स दी हैं मैंने कि ये देखो ये होता है, ये देखो। अभी एफिफेनी भी आएगा, तब भी मैं देखूँगी कि कौन कितना दिमाग लगा पा रहा है, कितना जान रहा है। क्योंकि भाई देखो, की फीचर्स में मॉडर्ननेस लिटरेचर शुरू होते ही की फीचर में ही मैंने पढ़ा दिया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। बताओ क्या होता है? नरेशन मिमिक्स द एक्चुअल फ्लो ऑफ थॉट, अनफिल्टर्ड, एसोसिएटेड, नॉन लीनियर। एक नॉन लीनियर नरेशन जो थॉट का रिप्रेजेंट करता है। और इससे मैंने आपको मेजर फिगर कौन बताई थी? वर्जीनिया वुल्फ, जो देखने को मिला था। ठीक, और भी आगे और भी अच्छे से बताया है, बहुत बार बताया है। कल ही की में मतलब ये देखो, ये टीएस इलियट का मैंने आपको बस इतना सा कल बताया था। मैंने कहा था कि इसको हम डेप्थ में कल करेंगे। यहाँ पे भी लिख दिया था कि डे 9 वी विल कवर द इलियट इन डेप्थ। फिर भी आधे बच्चे ऐसे होंगे जो इस लेक्चर के बाद आज वाले में नहीं आएंगे, क्योंकि वो इंतज़ार करेंगे कि हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई तो क्या दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये देखो, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ तो छोटी सी डेफिनेशन दे दी थी, यहाँ पूरी डेफिनेशन दी है ना। द नैरेटिव प्रेजेंट्स थॉट्स एज दे अराइज, जो इनकम्प्लीट होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, सेंसरी होते हैं, कहीं ना कहीं दिखा रहे होते हैं कि टाइम सब्जेक्टिव है, ना कि क्रोनोलॉजिकल। जैसे मैं कह रही थी कि प्रेजेंट में आप पास्ट की बात सोच के पास्ट में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, डैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक, आ गया समझ में? बहुत बार बताया है कल, एक ही उसमें आप खुद देख लो। अब उसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो बताओ कौन जिम्मेदार है? बेसिकली इट्स ऑल द डोज दैट यू नीड। एंड अभी देख रहे हो ये सारी टेबल कल दी हैं, तो इनकेस अभी आपने भी नहीं देखा है तो देख लेना। ये देखो, फिर से बताया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। थिंकर ओरिजिन कहाँ का है, डेफिनेशन क्या है, अनफिल्टर्ड फ्लो ऑफ थॉट्स, फीलिंग, परसेप्शन, टेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एपिफेनी क्या है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है। मतलब समझ रहे हो? अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, मेरा तो कुछ नहीं। मैं तो आपको समझा के अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बस। जिसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है उसको बस ये कीवर्ड मालूम है, यही बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि आधे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही ये वीडियो देख रहे होंगे, है ना। तो हर किसी की अपनी अपनी कहानी है। अगला वर्क हम इनका देखते हैं तो वो हमारे पास द वेस्टलैंड आ जाता है, जो 1922 का वर्क है, जो एक लॉन्ग पोएम है। और इसमें डिफाइनिंग टेक्स्ट ऑफ मॉडर्निज्म की तरह इसको माना जाता है। इसमें 5 सेक्शंस होते हैं, मल्टी लैंग्वेज एल्यूजन्स हैं। ठीक, आ गई बात समझ में? कितने सेक्शंस हैं? 5। इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल मैंने आपको कल बताई थी। ग्रॉटियन, अगर मैं कहूँ 1920 का एक पोएम जिसमें ओल्ड मैन्स मोनोलॉग है, हिस्ट्री विदाउट मीनिंग, प्रिकर्सर टू वेस्टलैंड है। तो होलो मैन, ऐसे इनका जो वर्क है, ये भी एक पोएम है 1925। मतलब इन्हें पोएम्स ज़्यादा लिखी हैं, अगर आप देख सकते हो, पहचान रहे हो। तो इसमें ये जो लाइन है, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ विंग बट विम्पर। तो ऐसे करके मैंने आपको बताया कि ऐसे जितने भी मेन कोटेशंस हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, उसकी हम एक अलग से बोनस क्लास लाएंगे और उसमें आपको सारे कोटेशंस जितने भी इम्पॉर्टेंट है सारे करा देंगे। एश वेडनेसडे जो 1930 का वर्क है, एक अगेन पोम है, और ये रिलीजियस कन्वर्सेशन है, स्पिरिचुअल जर्नी और पेनिटेंस के बीच, ऐसे। ठीक, ये मतलब की सिग्निफिकेंस है जो आपको मालूम ही होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक एक करेक्टर, एक एक की सारी चीज़। हाँ, आप अगर बहुत सीरियस हो अपनी तैयारी में तो आप इन सब की समरी देख सकते हो, है ना। बट इतना, क्योंकि इतना लिटरेचर वास्ट है, अब आप हर एक राइटर का हर एक वर्क, हर एक करेक्टर, हर एक चीज़ करते रह गए तो 6 महीने तो काफ़ी नहीं रहेंगे तैयारी करने के लिए, है ना। तो हम वो मेन चीज़ें पढ़ रहे हैं जो PYQ में हमें मेजरली देखने को मिली हैं, इतना ज़्यादा रिसर्च करके। ठीक, 4 क्वाड्रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी लॉन्ग पोएम है 1943 की, जिसमें टाइम, एटर्निटी, स्पिरिचुअल रिडेम्पटेशन है, और ये इनका मास्टरपीस माना जाता है।
4 क्वार्टेट्स। तो इन अब जैसे ये मास्टरपीस माना जा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस मास्टरपीस को क्या है, जो बच्चे अभी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, है ना, और डेप्थ चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, 4 क्वार्टेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। समरी पढ़ लो, पूरी पढ़ लो, जैसा मन हो वैसा पढ़ लो, बस पढ़ लो, है ना। मर्डर इन द कैथेड्रल ये एक प्ले है जो अगेन ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर अब अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। ये थॉमस बेकेट्स असैसिनेशन के बारे में है, वर्स ड्रामा है, रिलीजियस थीम है इसमें, ठीक है। अगेन वी हैव द कॉकटेल पार्टी रिटन इन 1949। इट्स ऑल्सो अ प्ले जिसमें मॉडर्न ड्राइंग रूम कॉमेडी है। अब देखो ये पूछ लिया जाए मॉडर्न ड्राइंग रूम कॉमेडी में कौन सा वर्क है, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, उसमें एक कॉकटेल पार्टी भी हो, तो आपको वो याद रखना है कि कीवर्ड हमें कहाँ मिला था, उससे रिलेटेड हमें क्या मिला था। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, ठीक। इसमें आप डेप्थ लगाओ। ये डेप्थ आप तब लगा पाओगे जब एक चीज़ को आप बार बार रिवाइज करोगे। देखो कंटेंट ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट हो आपके पास तभी आप चीज़ें हासिल कर सकते हो। या आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आधा सिलेबस पढ़ते हैं तब भी आपसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, बल्कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाएं, क्योंकि आपका क्या रहता है कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भी करूँगा, पूरा सिलेबस कवर अप करूँगा, और वो पक्का होता नहीं है। अब जो बच्चा आधा कर रहा है वो उतना टाइम अपने आधे सिलेबस पे लगा रहा है, मतलब हर चीज़ को बहुत कायदे से बार बार रिवाइज कर रहा है। तो वही आपको करना है कि जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं ये मोर देन सफिशिएंट हैं, आपको बस बार बार रिवाइज करना है इनको। आ रही है बात समझ में? और बिगिनर हो तो आंख बंद करके मेरी बात मान लो। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये वाली चीज़ भी याद रखना क्योंकि ये एक ऐसे है जो बार बार पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अगर नहीं पढ़ा है तो ये डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि ये इम्पर्सनैलिटी थ्योरी से रिलेटेड है। और ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल एसे फॉर यूजीसी नेट। आगे समझ में इनकी क्रिटिकल थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो हम जान रहे हैं कि इलियट एक केवल पोइट नहीं है, वो क्रिटिक भी हैं जो हमारे पढ़ने के नज़रिए को, कि जैसे हम पोइट्री पढ़ते थे उसको उन्होंने चेंज किया। और इनके 3 मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो आते ही हैं कि वो क्यों प्रपोज किए और वो है क्या। तो पहला कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो अभी आप देख रहे थे, जो मैं आपसे कह रही थी इनका ऐसे। तो इसमें इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट बताया है कि कॉन्टेक्स्ट ये बताया कि जो रोमांटिक पोइट्स थे वो पोइट्री को पर्सनल इमोशन और यूनिक जीनियस की तरह करते थे, है ना। रोमांटिक एज मैंने पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको रोमांटिक पोइट्स पढ़ाए हैं जो नेचर को बहुत फील करते थे, इमोशंस को बहुत फील करते थे, है ना। तो जो उनकी पोइट्री थी वो पर्सनल इमोशंस को कहीं ना कहीं हाईलाइट करती थी। तो इलियट ने कहा कि ये गलत है, इलियट ने कहा ये गलत है। इन्होंने क्या कहा कि अ पोएट मस्ट रिलेट टू द होल ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर, नॉट जस्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ। रोमांटिक एज में क्या हो रहा था कि लोग अपनी अपनी इमोशन को तवज्जो देके उसको एक्सप्रेस कर रहे थे, बट इलियट ने कहा नहीं ये गलत है। एक पोएट को ऐसी चीज़ लिखनी चाहिए जो होल ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर से रिलेट कर रही हो, ना कि केवल अपनी बात बताना, समझ रहे हो। तो उन ये वाला कोट याद रखना, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कॉन्टिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कॉन्टिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ भी कि इनकी चाची कौन थी, इनकी ताई कौन थी, समझ रहे, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी नहीं है। जो हैं वो मैं आपको सब पढ़ा रही हूँ, बस पढ़ते रहो। अब ये कोट किस किसने अपनी कॉपी में लिख लिया, अगर लिख लिया है तो बेटा काबिल तारीफ़ है, आप सही रास्ते पे। जो इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा हमें बताया जाए ये लिख लो, तो बेटा आप थोड़ा मुंह हाथ धुलाओ क्योंकि आप सही रास्ते पे नहीं हो, ठीक है। अब देखो जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है वो ये जान ले कि मैं रोमांटिक एज की बात कर रही हूँ जहाँ पे हर कोई हर चीज़ फील करते। ये ऐसी मास्टर टेबल है जो आपको अपने एक पन्ने पे उतार के कमरे में लगा लेनी चाहिए, समझ रहे हो। रोमांटिक एज में हम क्या कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि वो लोग सारी चीज़ फील कर रहे हैं और नेचर से हील हो रहे हैं, क्योंकि न्यो क्लासिकल में इतना रीज़न, इतनी सारी चीज़ें, इतना ऑर्डर वे चल रहा था कि वो टूट चुके थे, तो यहाँ नेचर से हील हुए, ठीक है। तो बस
इसकी बात को इलियट ने गलत बोल दिया और अपनी बात रख दी। क्या बात रखी? द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कॉन्टिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कॉन्टिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। दूसरा, द हिस्टोरिकल सेंस। हिस्टोरिकल सेंस क्या है? पोस्ट मस्ट हैव अ सेंस ऑफ टाइमलेस एंड टेम्पोरल टुगेदर। इनका कहना था कि एक पोइट के पास टाइमलेस टेम्पोरल दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। पास्ट लिटरेचर भी प्रेजेंट वर्क में जिंदा रहना चाहिए। दूसरी बात थी द साइमल्टेनियस ऑर्डर, जिसमें हम बात कर रहे थे ऑल लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर ऑनवर्ड्स फॉर्म्स एन आइडियल ऑर्डर। ये क्या है आइडियल ऑर्डर? व्हेन अ न्यू वर्क इज क्रिएटेड द होल ऑर्डर शिफ्ट्स टू अकोमोडेट इट। ठीक, इनका कहना था कि साइमल्टेनियसली एक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए एक आइडियल ऑर्डर में। ठीक, द कैटलिस्ट मेटाफर जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, कैटलिस्ट मेटाफर क्या है कि इलियट ने इसको में कंपेयर किया है पोइट माइंड को प्लेटिनम कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट मेटाफर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि इलियट ने पोइट माइंड को प्लेटिनम कैटलिस्ट से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि इट ब्रिंग्स केमिकल्स दैट इज इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस टुगेदर टू क्रिएट आर्ट बट रिमेन्स इटसेल्फ अनचेंज्ड। ये क्या है? बस यही क्या है? इम्पर्सनैलिटी थ्योरी है। अब आगे समझ में, इम्पर्सनैलिटी थ्योरी जो मैं कह रही थी वो क्या है? वो ये है कि ये अपनी कॉन्सेप्ट में जो इनका पहला, देखो जिनकी आंखें बंद हो गई हैं, जो भूल चुके हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं इलियट्स की क्रिटिकल थ्योरी, और उसमें जान रहे हैं कि इन्होंने 3 मेजर कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला कॉन्सेप्ट दिया था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में कि कंटेक्स्ट क्या था कि प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज कॉन्टिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, कॉन्टिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। उनका कहना था कि जो रोमांटिक्स, जो पोइट थे, जो पोइट्री को पर्सनल इमोशन से जोड़ते थे, वैसा नहीं करना चाहिए। पोइट को होल ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर से रिलेट करना चाहिए, नॉट जस्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ। इतनी बात इन्होंने कही। इसके साथ इन्होंने जोड़ दिया हिस्टोरिकल सेंस कि पोइट को पास्ट की बात भी प्रेजेंट में ज़िंदा रखनी चाहिए, मतलब पास्ट लिटरेचर को भी प्रेजेंट वर्क में ज़िंदा रखना चाहिए। अगली बात इन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, मतलब एक आइडियल ऑर्डर, मतलब जहाँ पे एक नया वर्क जब क्रिएट किया जाए तो सारा जो है ऑर्डर है वो शिफ्ट हो जाता है उसको अकोमोडेट करने के लिए। फिर सॉरी, फिर इन्होंने बात की है द कैटलिस्ट मेटाफर की। कैटलिस्ट मेटाफर में इन्होंने पोइट के माइंड, इलियट ने पोइट के माइंड को प्लैटिनम कैटलिस्ट से कंपेयर किया है, दैट इज इम्पर्सनैलिटी थ्योरी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जैसे केमिकल्स साथ में आते हैं। केमिकल्स क्या हैं? ह्यूमन इमोशन एंड एक्सपीरियंस, जो साथ में आके आर्ट को क्रिएट करते हैं, बट अपने आप वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये क्या है? प्लैटिनम कैटलिस्ट और इम्पर्सनैलिटी थ्योरी। अगले हैं कि 2 टाइप के इमोशंस होते हैं हमारे पास, आ इमोशन इन पोम्स लाइफ, आ इमोशन द पोइट ब्रिंग्स। एक होते हैं कि पर्सनल इमोशंस जो होते हैं पोएम की लाइफ में। दूसरे क्या हैं कि इमोशन जो पोइट ब्रिंग करता है, पोएम में डालता है। दीज कंबाइन बट द पोइट पर्सनल फीलिंग इज नॉट द पोम्स इमोशन। मतलब इनका मेन बात थी कि पर्सनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए इतनी, कि पोइट की पर्सनल फीलिंग्स पोएम का इमोशन नहीं बनना चाहिए। 2 टाइप के इमोशन होने चाहिए, एक पोएम की लाइफ में जो इमोशन निकल के आ रहा है, एक जो इमोशन पोइट डाल रहा है। मतलब उनका कहना था कि रोमांटिक पोइट जो पर्सनल है उनको रिजेक्ट किया इलियट ने, और इम्पर्सनल पोइट का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें इन्होंने डिस्कस किया डीपर्सनलाइजेशन, जिसमें वो बोल रहे हैं कि डीपर्सनलाइजेशन से ही ट्रू आर्ट क्रिएट होती है। आ गया समझ में? आ गया? पक्की बात? पहला कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, जो ऐसे ऑन हैमलेट में है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव 1919 का जो वर्क है, दैट इज ऐसे ऑन हैमलेट, जिसमें वो कह रहे हैं वेयर डज इट अपीयर। हम जानते हैं कि वो कहाँ से आया। ये ऐसे आया कि जो इनका जो ऐसे था हैमलेट्स एंड हिज प्रॉब्लम्स, इसमें बात कर रहे हैं हैमलेट किसका है? शेक्सपियर का। तो वो बात कर रहे हैं कि शेक्सपियर के जो हैमलेट है वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है। ठीक है, अब
शेक्सपियर जैसी पर्सनैलिटी के वर्क को कोई आर्टिस्टिक फेलियर कह दे रहा है तो जानने वाली बात तो ये है कि क्यों कह रहा है भाई। तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का आपको सिग्निफिकेंस देते हैं, मतलब ये देते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स विल विच शैल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन। नहीं आया समझ में? आओ समझाती हूँ, आसान भाषा में समझाती हूँ। आसान भाषा में ये है, टी.एस. इलियट ने ये बात अपनी, ये जितना आपको पर्पल पर्पल दिख रहा है ना, पर्पल पर्पल पर्पल, ठीक, तो ये वाली बात इन्होंने अपने वर्क टी.एस. इलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में लिखी है। और उनका कहना है कि शेक्सपियर का हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेलियर रहा। अब क्यों रहा आओ समझते हैं। इसलिए रहा, उनका कहना था कि टू एक्सप्रेस एन इमोशन इन पोइट्री, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, इन्हें भी इमोशन से दिक्कत थी, है ना। यू डोंट से आई फील सैड, यू गिव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सीन, इवेंट दैट ट्रिगर्स दैट इमोशन इन द रीडर ऑटोमेटिकली। उनका कहना था कि आप अगर उदास फील कर रहे हो, है ना, तो आपको ऐसा नहीं कहना है पोइट्री में कि आई फील सैड, आपको किसी ऑब्जेक्टिव में को रिलेशन दिखाना है, किसी सीन में को रिलेशन दिखाना है, जिससे इंसान के अंदर वो इमोशन अपने आप ट्रिगर हो जाए कि हाँ मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, या ऑथर को बुरा लग रहा है। समझ रहे हो? पोएम में जो भी करेक्टर है उसको बुरा लग रहा है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट से ऐसा कोरिलेशन दिखा देना अपने इमोशन का, जिससे आप इंसान का वो इमोशन ट्रिगर हो जाए। ठीक, आगे समझ में। एग्जाम्पल अगर हम लें, टू एक्सप्रेस लोनलीनेस डिस्क्राइब एन एम्प्टी जार एट अ डाइनिंग टेबल, कोल्ड कॉफी कप, अनटच्ड ब्रेड। द ऑब्जेक्ट क्रिएट द फीलिंग विदाउट नेमिंग इट। आया समझ में? इन्होंने कहा कि अगर आपको अकेलापन दिखाना है तो आप लिख दो एन एम्प्टी चेयर एट अ, वो मैंने अभी जार पढ़ा था, एम्प्टी जार, सॉरी यार, एन एम्प्टी चेयर एट अ डाइनिंग टेबल, कोल्ड कॉफ़ी कप, अनटच्ड ब्रेड। तो यहाँ पे क्या है कि एक डाइनिंग टेबल पे एक खाली चेयर है जहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी भी है, कप भी है, ब्रेड भी है, जिसको कोई छू नहीं रहा है, वो खाली चेयर है। तो वो क्या है? अकेलापन। समझ रहे हो? किसी बात को, किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए उसको किसी ऑब्जेक्ट से जो रिलेट करते ना, डैट इज़ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। सबसे आसान भाषा में यही चीज़ समझाई जा सकती है। ठीक, हैमलेट प्रॉब्लम, हैमलेट में क्या प्रॉब्लम कही थी? उन्होंने कहा कि हैमलेट का जो इमोशन है, हैमलेट्स इमोशन डिस्कस्ड एट हिज मदर एग्जिस्ट द ड्रामेटिक सिचुएशन। जो हैमलेट्स जिन्होंने पढ़ा है, या जो अगर मेरा अभी डे 2 का शेक्सपियर वाला भी देख के आ रहे हैं, उनको मालूम है कि हैमलेट्स का जो इमोशन है ना, वो जहाँ पे एक्सीड कर दे रहा है ड्रामेटिक सिचुएशन में, जहाँ पे उतना नहीं चाहिए था गुस्सा जितना दिख गया। देयर इज नो एडिकेट एक्सटर्नल इवेंट टू जस्टिफाई हिज रिएक्शन, हेंस आर्टिस्टिक फेलियर। ठीक, अब ट्रैप क्या है आपके लिए? सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। इन केस कुछ बच्चे होते हैं आवाज़ बंद करके पढ़ रहे होते हैं कि नहीं मैम की पीपीटी से पढ़ लेंगे, तो मैम की पीपीटी से आवाज़ बंद करके आपको ये चीज़ें नहीं सुनाई देती, इसलिए आपको ये भी लिखी हुई मिल रही हैं। ठीक है, ट्रैप क्या है? बच्चे ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को पैथेटिक फेलेसी से मिला देते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अब पैथेटिक फेलेसी क्या है? वो कहती है कि नेचर रिफ्लेक्ट्स मूड, नेचर जो है वो मूड को रिफ्लेक्ट करता है, डेट इज़ पैथेटिक फेलेसी। बट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये कहते हैं कि कोरिलेशन ये कहता है कि ऑब्जेक्ट्स या इवेंट इवोक स्पेसिफिक इमोशन एज अ फॉर्मूला। आगे समझ में। जब कोई ऑब्जेक्ट या देखो, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मतलब कोई ऑब्जेक्ट का कोरिलेशन दिखाना है जो एक स्पेसिफिक इमोशन को इवोक करते, जगा दे, डेट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। बट what is pathetic fallacy? It's the nature that reflects mood. ठीक, अगली बात जो ट्रैप है आपके लिए वो ये है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज फर्स्ट यूज बाय अमेरिकन पेंटर वॉशिंगटन एल्स्टन, इलियट वॉरोड एंड पॉपुलराइज्ड इट। कुछ एमसीक्यू आ जाते हैं इसके टेस्ट ओरिजिन पे,
तो याद रखना। तीसरी बात इन्होंने जो कहा था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो मैंने उस दिन रोमांटिक एज में भी पढ़ाई थी, बात ये हुई थी जो इनका ऐसे है द मेटाफिजिकल पोइट्स, इनका जो ऐसे है द मेटाफिजिकल पोइट्स, जो हाथ बांधे बैठे हैं या लेटे हैं या सो रहे हैं या बस सुन रहे हैं, वो अपनी कॉपी में ये लिखो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। पहला मैंने क्या पढ़ाया, पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, इनके जो क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स हैं उनका पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। दूसरा क्या बताया, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। तीसरा क्या बताया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अगर ऐसे पढ़ते जाओगे तो चीज़ें अपने आप याद होती जाएंगी, है ना। और आपका मकसद है चीज़ें याद करना। मेटाफिजिकल, और मुझे लगता है जिस हिसाब से मैं समझा रही हूँ आपको छोटे बच्चों की तरह, 6th क्लास के बच्चों की तरह, उस हिसाब से आपको चीज़ें याद होती ही जा रही होंगी, है ना। तो द मेटाफिजिकल पोइट्स जो 1921 का वर्क है उसमें है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को टी.एस. इलियट ने दिखाया है। क्या दिखाया है, क्या बताया है, उन्होंने कहा है कि क्यों मॉडर्न पोइट्री फील्स स्प्लिट और फ्रेगमेंटेड। उनका कहना था कि मॉडर्न पोइट्री जो है वो इतना अलग फ्रेगमेंटेड क्यों फील होती है। उनका की आइडिया था कि 17वीं सेंचुरी में जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे लाइक डन, जॉन डन, थॉट एंड उन्होंने थॉट और फीलिंग को यूनिफाइड रखा था। डैट इज़ यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, डैट इज़ यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। ये देखो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो थॉट और फीलिंग दोनों चीज़ों को यूनिफाइड रखते थे। अ पोइट कुड फील हिज थॉट एज इमिडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ अ रोज। ये जितने कोटेशंस हैं ये याद रखो बेटा। अब स्प्लिट क्या हुआ, जैसे जैसे मिल्टन और ड्राइडन के आगे लोग आने लगे, है ना। फ्रॉम मिल्टन एंड ड्राइडन ऑनवर्ड्स अ डिसोसिएशन हैपेंड, थिंकिंग एंड फीलिंग गॉट सेपरेटेड, पोइट्स आइदर थिंक और फील। इनके बाद क्या हुआ कि लोग जो पोइट्स थे वो या तो सोच रहे थे या फील कर रहे थे, दोनों काम एक साथ नहीं कर रहे थे। बट इनका कहना क्या था कि थॉट और इमोशन एक साथ होने चाहिए। तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी ही यही कहती है, जिसमें इलियट प्रेस कर रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट को, जिनमें डन है, मार्वल है, एंड्रयू मार्वल। इनका कौन सा वर्क मैंने आपको पढ़ने को कहा था, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, और जिन जिन ने पढ़ लिया है वो ज़रा एक बार हाजिरी लगा दो कमेंट बॉक्स में कि मैम हमने पढ़ लिया टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ठीक है। और कैसा लगा ये भी बता देना, ठीक है। वो अब ऐसा नहीं है वो किसी किसी को भेज दो, कुछ बच्चे इतने मान होते हैं जिन्हें मतलब समझ आ जाता है वो भेज देते हैं इधर उधर, वो नहीं करना है, ठीक। फॉर हैविंग दिस यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, एक तो मैं वीडियो एडिट भी नहीं करती हूँ, ऐसी बातें जो मैं बोल देती हूँ वो मैं काट छाट दूँ, है ना। बट कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला है। मैंने बस ये बोला है कि आपको पोएम पढ़नी है, उसका मतलब समझना है, पेपर के लिए तैयार करनी है, उसको कहीं भेजना नहीं है, ठीक। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी अगर मैंने कहा है तो उसमें क्या हो रहा था कि जो भी मेटाफिजिकल पोइट्स थे जिनकी तारीफ़ की है इलियट ने, चाहे डन हो चाहे मार्वल हो, इनका जो तरीका था वो ये तरीका था कि ये थॉट और इमोशन दोनों को एक साथ तवज्जो देते थे। दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और इसको यूनिफाइड सेंसिबिलिटी कहते हैं। दिस इज़ वाई ही वैल्यूड देम। इम्प्लीकेशन ऑफ मॉडर्निज्म क्या हुआ कि इलियट हिमसेल्फ ट्राइड टू रीयूनिफाई। इलियट ने अपने आप ट्राई किया कि चलो जिनने बिगाड़ा हम सुधार दे रहे हैं, तो उन्होंने ट्राई किया इन थॉट और इमोशन को एक साथ, थॉट और फीलिंग को एक साथ लाने का दोबारा से। दो ये अटेम्प्ट इनने किस में किया था, अपने वर्क वेस्टलैंड में, ठीक। अब मेटाफिजिकल एज में जो 17वीं सेंचुरी में हमने देखा यूनिफाइड सेंसिबिलिटी क्या है, जिसमें थॉट और इमोशन फ्यूज्ड हैं एक साथ। पोइट कौन से थे, डर्न, मार्मल, हर्बर्ट। बट आफ्टर मिल्टन और ड्राइडन क्या हुआ, ये डिसोसिएट होने लगी, अलग होने लगी, जिसमें मिल्टन, ड्राइडन, पोप हमें देखने को मिले। इन तीनों के एक एक वर्क कमेंट डाउन कर दो, मैं देखना चाहती हूँ आपकी तैयारी कैसी है। बिगनर हो तब भी, सीरीज़ में कंसिस्टेंट हो तब भी, नहीं हो तब भी, आज नए नए मेहमान आए हो तब भी, आप जो भी हैं, जिस भी तरह के हैं, आप इनके एक एक वर्क कमेंट डाउन कर दो। या फिर इतने सारे दिए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 में से किसी 5 पोइट्स के 2 वर्क कमेंट डाउन कर दो। इससे क्या होगा ना कि जिन बच्चों को नहीं आता है वो पढ़ लेंगे, और जिनको आता है वो अपना दूसरे बच्चों का भला कर देंगे, है ना। ऐसा कर दो।
आफ्टर मिल्टन एंड ड्राइडन हमने देखा डिसोसिएशन देखा, जिसमें मिल्टन ड्राइडन पोप आए। रोमांटिक पीरियड में हम देख रहे थे कि केवल फीलिंग थी, थॉट नहीं था, जिसमें कीट्स हमने देखा। वहीं मॉडर्निज्म में इलियट का गोल आया कि हम री यूनिफिकेशन करेंगे, और इलियट और पाउंड ने मिलकर ये काम किया। आ गया समझ में? अब हम इनका पढ़ते हैं द वेस्टलैंड। देख रहे हो टी.एस. इलियट, एक पोएट जिनका सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, उनके बारे में मैं कितना डिटेल में सारी चीज़ें लेके आई हूँ। इट्स नॉट लाइक कि आप इसको प्रेज़ करो, इट्स लाइक कि आप इसको पढ़ो। प्रेज़ तो मैं खुद कर लूँगी, ठीक है। मॉडर्निज्म क्यों आया वो बता दिया, टी.एस. इलियट उनका बारे में बता दिया, उनके काम बता दिए इतने सारे, उनके काम के बाद उनकी क्रिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट बता दिए। उनके कॉन्सेप्ट बताने के बाद अब हम उनका जो सबसे फेमस वर्क है द वेस्टलैंड 1922 का, जो सबसे ज़्यादा आती भी है, द मोस्ट टेस्टेड पोएम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या है कि द वेस्टलैंड वॉज एडिटेड बाय एल्जा पाउंड। जो एल्जा पाउंड थी उन्होंने वेस्टलैंड को एडिट किया, और इलियट डेडिकेटेड इट टू हिम एज इल्मिगलियर फेवरो। ये चीज़ मैंने कल बताई थी, तो मुझे नहीं मालूम कितने बच्चों को याद रही नहीं रही, बट इतनी बात याद रख लेना कि एल्जा पाउंड ने जब इसको एडिट किया था तो इलियट डेडिकेटेड इट टू हिम इल्मिगलियर फेवरो, मतलब द बेटर क्राफ्ट्समैन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, चुपचाप याद कर लेना है, ठीक। 5 सेक्शन हैं जिनको आप एक तरह से ऐसे याद कर सकते हैं: द विरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, और द व्हाट द थंडर सेड। ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 सेक्शन में इनका ये वर्क है द वेस्टलैंड, जिसको आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात कहूँ द बरियल ऑफ डेड, जिसमें अप्रैल एज अ क्रूअल मंथ मेमोरी एंड डिज़ायर दिखाया गया है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात कही थी, मैरी के चाइल्डहुड की बात, वो या सिंथ गर्ल मैडम सोसोर्टिस, एक जो टैरो कार्ड रीडर थी, क्राउड ओवर लंदन ब्रिज, इन सब की बात हुई है द वियर ऑफ द डेड। अगर मैं आपसे कहूँ आपने वेस्टलैंड अभी तक नहीं पढ़ा, ये तो मैं आपको वेस्टलैंड के मेन पॉइंट बता दे रही हूँ कि ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये समझना है। बट अगर वेस्टलैंड अभी तक नहीं पढ़ी है बेटा, तैयारी थोड़ा सा साइड रख दो, वेस्टलैंड पहले पढ़ लो, ठीक है। चलो, हाँ, मेरे को लगता है कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा रूड साउंड कर जाती हूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, है ना। चलो, वो पता नहीं, वो मेरे जहन में है ऐसा, बीच बीच में टोंट मार देना या बात कहते ना। मुझे मालूम है एज अ मेंटर, एज अ टीचर आपको अपनी कुछ लिमिट्स में रहना होता है, बट मैं आपको अपने भाई बहन, अपने क्या कह सकते हैं, भाई बहन मान ले रही हूँ, है ना। स्टूडेंट तो मान ही रही हूँ, तो थोड़ा सा तो डांट ही सकती हूँ, बुरा थोड़ी मान जाओगे, है ना। चलो पढ़ते हैं। बरियल ऑफ द डेड में अप्रैल को ऐसा क्रूअल मंथ का है, ये बात याद रखना। अच्छा, यहाँ जो टैरो कार्ड रीडर आ गया है, मुझे बताना आप में से कितने लोग टैरो कार्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। कौन कौन, एक टैरो वाली दीदी हैं, उनको देखते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे, क्योंकि जो टैरो कार्ड देखता है वो उन दीदी को तो देखा ही है ना। अगर उन दीदी को देखे हो तो या तो उन दीदी तक ही लेक्चर पहुंचा देना, या मतलब एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ नोट ऑफ अप्रिशिएशन। और चलो, अगर आप टैरो कार्ड देखते हो तो कुछ नहीं, उनका नाम कमेंट डाउन कर देना, मैं बताती हूँ कि मैं भी उनकी बात कर रही हूँ या नहीं, ठीक। क्योंकि आजकल इतना टैरो एआई ये सब है कि हर कोई कुछ ना कुछ देख ही रहा है, किन्हीं का ना किन्हीं को। चलो, क्राउड ओवर लंदन ब्रिज, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अ गेम ऑफ चेस, जिसमें 2 सीन्स हैं, एक अपर क्लास वुमेन का और एक वर्किंग क्लास वुमेन का, ठीक, जो पब में काम करती हैं। तो अ गेम ऑफ चेस में आपको ये 2 सीन याद रखने हैं, एक अपर क्लास वुमेन वेलाडोना इन बॉर्डर, और दूसरा वर्किंग क्लास वुमेन इन पब, डेट ये वाला कोड, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। सेक्सुअल न्यूरोसिस और स्टेरिलिटी इसमें दिखाई गई है। द फायर सरमन, जो लॉन्गेस्ट सेक्शन है, जिसमें थीम्स रिवर टाइरसिस, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। टाइपिस्ट क्लर्क सीन है, और सॉन्ग ऑफ थीम्स डॉटर है, सेंट अगस्टीन एंड द वुडहर्स फायर सरमन, ये सारी चीज़ें हैं। ये मतलब
वेस्टलैंड इज द थिंग कि आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है डिटेल में। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा कहानी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं क्यों स्पॉइलर दूँ, आप खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगेंगी, है ना। और ऐसे जो छोटे छोटे होमवर्क देती हूँ वो कर लिया करो, करने के बाद एक बार कमेंट डाउन आके कर दिया करो कि दीदी हमने ये काम कर लिया है, मैम हमने ये काम कर लिया है, ठीक। भाई बहन बोला तो तुरंत दीदी ही निकलने लगा, ठीक है। डेड बाय वाटर की अगर मैं बात करूँ तो ये शॉर्टेस्ट वर्क है जिसमें केवल 10 लाइन है। और फ्लेवर्स द फिनोशियन ड्रोन्ड, वार्निंग क्या है कि फॉरगेट प्रॉफिट लॉस रिमेंबर डेथ, ये इसमें वार्निंग है। मैं वही बता रही हूँ कि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, इसलिए मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी, बट आई मस्ट से कि आपको ये पढ़ना है, ठीक। दूसरी बात, ये जैसे आपने थेम्स रिवर देखा, ये टाइरेसिस देखा, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, तो इसलिए यहाँ जो लिखा है वो तो कतई पत्थर की लकीर है, जो तो आपको समझना ही है, ठीक। उसके अलावा जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ऊपर ऊपर से देख लो, वो आप देख लेना वेस्टलैंड की, या समरी तो मत देखना यार, थोड़ा तो डिटेल में देख लेना, पता चले 4 लाइन की समरी देख के कहो हमने पूरा पढ़ लिया, नहीं। 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन को अलग अलग जानना, ठीक। वॉट द थंडर सेड, थंडर स्पीक्स ड ड ड, दैट इज दत्ता, दत्ता मतलब गिव, दया धाम दैट इज, अब दया भाम पढ़ लो, या दया का आपको वो आना चाहिए एसेंस, दैट इज सिंपथाइज, दमयात दैट इज कंट्रोल, फ्रॉम बृहद्रकाय उपनिषद ये आया है। और फाइनली शांति 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 दैट इज पीस, जो सब कुछ चाहिए और मिल किसी को नहीं रही है ना। ये उपनिषद का नाम याद रखना, ठीक है, वरना एग्ज़ाम में आ जाए आपको इंग्लिश के वर्क में उपनिषद कहाँ से आ गया, तो ऐसे आ गया, ठीक है। चलो, की टेक्निक कि जो वेस्टलैंड को मॉडर्न बना रही है वो है एल्यूज़न, कि इसमें 35 वर्क्स हैं को रेफरेंस किया गया है 6 लैंग्वेज में। कौन किन किन को रेफरेंस किया गया है, डांटे, ओविड, शेक्सपियर, उपनिषद, वॉल्रे, वैगनर, तो दैट इज एल्यूजन। फ्रेगमेंटेशन, नो सिंगल नैरेटिव, ब्रोकन वॉइसेस, इमीडिएट सीन्स, मिरर्स अ ब्रोकन सिविलाइजेशन। मिथिकल मेथड, इन सबको मैं ऐसे फटाफट इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये की टेक्निक्स छोड़ो, ये जितने भी आपके ये कीवर्ड्स होते हैं, है ना, ये कीवर्ड्स अब मैं दिखाई देती हूँ। कीवर्ड्स क्या कहूँ मैं, ये देख रहे हो, माइथिक मेथड, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो मैंने इतना समझाया आपको, ये सारे जो हैं कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने आपको कल दी थी एक टेबल, और ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो इसलिए मैं आज आपको नहीं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी, मतलब कि कोई मतलब नहीं है ना कि सेम चीज़ें 5 लेक्चर में डाल के, इसको मैं क्यों डिज़ाइन करके लाई हूँ। अगर आपको ऊपर दिख रहा हो अभी 6 ही बनना हुआ है, समझ रहे हो, अभी बहुत है, करते जाएंगे समझते जाएंगे, उतना भी बहुत नहीं है, आप तो डर गए। मिथिकल मेथड, जिसमें फिशर किंग मेथ का जिक्र है, पास्ट मैप्ड ऑन टू प्रेजेंट। मिथिकल मेथड आप इतना समझ लो, पास्ट मैप्ड ऑन टू प्रेजेंट। मल्टीपल वॉइसेस हैं, कोई भी एक सिंगल स्पीकर नहीं है, बहुत सारी वॉइसेस हैं। जुक्सटापोजिशन है, दैट इज एंशिएंट मिथ वर्सेस मॉडर्न लंदन, ब्यूटी वर्सेस स्क्वेलर, लाइफ वर्सेस स्टेट, ये वाली चीज़ जो मॉडर्निज्म की जान है वो है। टायरेसिस फिगर है, दैट इज ब्लाइंड फॉरफिट हु हैज सीन ऑल, इलियट कॉल हिम द सेंट्रल फिगर। ये कल मैंने आपको वेस्टलैंड के जो की फैक्ट्स बताए थे उसमें ये थोड़ा थोड़ा बता दिया था, आज मैंने डिटेल में बता दिया, और बाकी स्पॉइलर देने से अच्छा है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पढ़ लेना, ठीक। इसमें कौन सा सिंबल या कौन सा रेफरेंस क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से सोर्स से आया है, ये वो एक टेबल है जो आपको आराम से पढ़नी है, आराम से मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ फिशर किंग की, तो ये कौन से सोर्स में है, आर्थरियन ग्रेल लेजेंड, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पिरिचुअल स्टेरिलिटी। बाउंडेड किंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाउंडेड लैंड, समझ रहे हो। ये वो है जब आप वेस्टलैंड पूरा पढ़ लो अपने आप से, तो उसके बाद इस टेबल पे आ जाना और इस टेबल को एक बार अपने हाथ से, अपने दिमाग से, ऐसे हाथ से स्क्रीन पे रख रख के पढ़ना, वीडियो पॉज कर करके, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, आई गारंटी, ठीक। जैसे अगर मैं थेम्स रिवर कहूँ तो ये कहाँ से आया है, स्पेंसर्स के प्रोथेनियन से आया है, ये एज अ कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ है स्पेंसर्स का प्योर रिवर वर्सेस इलियट का पॉल्यूटेड लवलेस थेम्स, ठीक। ड ड ड कहाँ से आया है,
बृहद्र का उपनिषद से आया है, जिसमें 3 टीचिंग्स हैं थंडर की: गिव, सिंपैथाइज, कंट्रोल। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, शांति 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 कहाँ से आया? उपनिषद। पीस, द पीस विच पासeth अंडरस्टैंडिंग, ओनली ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी ऑफर्स पीस। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। ये टेबल आके पढ़ लेना ज़रूर से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टेबल है और ये वो हैं जो आए हैं पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू फोकस्ड हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इतनी चीज़ें तो आपकी यहाँ ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए। आई समझ में? क्योंकि ये सारा कंटेंट आपको बहुत रिसर्च करके बना के दिया जा रहा है, तो इसको मजाक में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। क्या मतलब कि हमारा ऐसा टेलीग्राम चैनल पे हम आपको अलग से PDF नहीं दे रहे हैं, हम 5 अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, 5 अनाउंसमेंट रील नहीं डाल रहे हैं, आपका ये वीडियो पहले से शेड्यूल नहीं कर रहे हैं, शोर शराबा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कंटेंट में कमी है, हमारा कंटेंट टॉप नॉच है। ठीक, चलो प्रोफर्ग और अदर की पोएम्स में एक बार हम फटाफट से हो लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या खासियत है। तो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफर्ग है। ये किस फॉर्म में है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में है, बट द स्पीकर नेवर स्पीक, ही ओनली थिंक्स। इंटीरियर मोनोलॉग है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। एपिग्राफ है, एपिग्राफ मतलब फ्रॉम डांटेज इन्फर्नो, स्पीकिंग ओनली बिकॉज नो वन कैन escape दिस hell to report back. This sets the ironic trapped tone. आ रही है बात समझ में? डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स? यहाँ पे क्या है? प्रोफ्रोक इज पैरालाइज बाय इनडिसीजन, सोशल एंजाइटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ही इज मॉडर्न एंटी हीरो। और फेमस इमेजेस क्या क्या यूज़ हुई हैं ये आप याद रखिएगा। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, जो एक मॉडर्न एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं शो कर रहा है। दूसरी लाइन जो आप देख सकते हैं वो है लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। इसमें स्पीकर की जो सोल है वो नम है, बट मॉडर्न सिमिली का यूज़ किया है हमने। येलो फॉग एज कैट सिमिली, दैट सेंसरी रिचनेस हाइडिंग एम्प्टीनेस। ठीक, मरमेड्स, मरमेड्स क्या है? आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच, आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी। मैंने ये देखा, मैंने ये सुना कि मरमेड्स अपने आपस में एक दूसरे के लिए गा रही थी, मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि वो मेरे लिए गाएंगे। ठीक, इसमें ब्यूटी भी है, रोमांस भी है, मीनिंग भी है, ऑल इनएसेसिबल टू मॉडर्न मैन। एल्यूजन क्या है? मिचेलेंगो, हैमलेट, जॉन द बैप्टिस्ट, लॉरेंस, और हीरोइक figures Prufrock compares himself to and fails the comparison. इतनी बात हुई है इसमें, किसमें? द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक में। इस पोएम में क्या क्या की कोड्स हैं और क्या क्या सेंट्रल थीम रखी गई हैं, उसकी भी एक टेबल आपको पकड़ा दी जा रही है, जिसको आपको पढ़ना है। अगर आप उसको और डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपका बहुत भला हो जाएगा, पढ़ लेना उसको। द होलो मैन, होलो मैन में क्या क्या है? वी आर द होलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, नॉट विद अ विंग बट अ विम्पल। ये क्या दिखा रहा है? ये स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस दिखा रहा है। मॉडर्न मैन एज अ स्केयर क्रो, नो हियरिज्म। ठीक, दूसरा जो एश वेंसडे है वो, उसमें ये जो कोट है जो आपको याद रखना है, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन। ये कहाँ से है? रेफरेंसेस लेडी वर्जिन मैरी। ये क्या बता रहा है? सेंट्रल थीम स्पिरिचुअल रिन्यूअल पोस्ट कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, पेटिनेंस एंड ह्यूमिलिटी। ये जो हर बार में मेरा कुछ कुछ ऐसा टंग स्लिप हो रहा है, दैट्स नॉट गुड। आपको लगेगा कि आपको बोलना नहीं आता, मुझे बोलना आता है, ओके। ठीक है, चलो। 4 क्वार्टेट्स में क्या है? इन माई बिगनिंग इज माई एंड, वॉट वी कॉल द बिगनिंग इज ऑफ इन द एंड। ये जो आपको की कोड्स है ना, ये तो भूलना ही नहीं है, ये तो मतलब गांड बांध लो कि अच्छा ये इनने कहा है, ये इनने कहा, इनका की सेंट्रल थीम आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये याद रखना है, ये देखना है। अदर मॉडर्न पोइट्स की अगर मैं बात करूं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, वो हैं W.B. Yeats, जो एक सिंबॉलिक मॉडर्निस्ट की तरह देखे जा रहे हैं। इन्होंने भी नोबेल प्राइज़ 1923 में एज अ फर्स्ट इरिश नोबेल लॉरेट इन लिटरेचर। इनके फेजेस आप याद कर सकते हैं अर्ली, जिसमें इनकी सेल्टिक माइथोलॉजी रोमांटिक रही है, थीम पे रही है। वहीं पे मिडल फेज देखोगे जब आप, जहाँ इरिश नेशनलिज्म और सिम्बलिज्म को ये ज़्यादा
तवज्जो दे के लिख रहे थे। फिर बाद में जो लेट फेज़ आया है जिसमें अकल्टिज्म और विजन्स और गाइड्स इन सब के बारे में ये लिखने लग गया, होने लग गया काम। इनका की सिस्टम जो विज़न है, जो बहुत जाना माना नाम काम है इनका, इसमें क्या है कि ईट्स इन्वेंटेड अ मेटाफिजिकल सिस्टम विद गाइड्स दैट इज स्पिनिंग कोन्स। हिस्ट्री मूव्स इन 2000 ईयर साइकिल्स। सेकेंड कमिंग अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, इज अबाउट द एंड ऑफ द क्रिश्चियन साइकिल। ठीक। मोस्ट टेस्टेड पोएम इनकी क्या है, द सेकेंड कमिंग, जो मैंने आपसे कहा कि नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। उसमें एक जो कोट आ रहा है, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, द वेस्ट लेक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट ऑल आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। इसमें आप ये भी याद रखिएगा, रफ बी स्लर्चिंग टुवर्ड्स बेथलेम। ठीक, इतनी बातें याद रखनी है। द सेकेंड कमिंग पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। सेलिंग टू बाइजनेटियम, इसमें जो कोट है, मतलब मॉडर्निज्म में आपको इतने सारे कोट्स देखने को मिलेंगे ना, हर राइटर के इतने सारे कोट्स हैं। तो मैं कह रही हूँ ना, मैं बोनस क्लास लूँगी, उसमें सब करा दूँगी। एग्ज़ाम से पहले क्या, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले करा दूँगी, सब करा दूँगी। अभी जो करा रही हूँ उसको ध्यान से देखो। सेलिंग टू बाइजनेटियम, उसमें क्या है, डैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, सोल्स जर्नी फ्रॉम मॉर्टल आइलैंड टू इंटरनल बाइजनेटियम, दैट इज सोल जर्नी फ्रॉम मॉर्टल आइलैंड टू आर्ट। इसमें आपको क्या याद रखना है, वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। अमंग स्कूल चिल्ड्रन में अगेन आपके पास वही कोट है कि हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस। मतलब आप ये लाइन देखिए, दैट इज़ द यूनिटी ऑफ बीइंग, आर्ट वर्सेस लाइफ। मतलब आप समझिए, हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस। ये एक ऐसी लाइनें हैं जो आपके दिल में रह जाएंगी कि क्या कह दिया आपने, समझ रहे हो। Yeats is called a modernist but started as a romantic symbolist. His style evolved dramatically। और ये जैसे पूछ लेता है ये लेट ईट्स और अर्ली ईट्स में क्या अंतर है, इनके 3 फेज़ अभी मैंने आपको पढ़ाए। अब आपको वो बिल्कुल नई चीज़ लग रही होगी कि क्या बोल दिया आपने। मैंने ये बोल दिया कि इनके 3 फेज़ थे। ये जो अर्ली फेज़ था इसमें ये रोमांटिक चीज़ें लिख रहे थे, मिडिल फेज़ में ये नेशनलिज्म वाली चीज़ें लिख रहे थे, सिम्बलिज्म, और लेट में ये अकल्टिज्म लिख रहे थे, समझ रहे हो। तो इनका ये जो ड्रामेटिक चीज़ें बदली हैं, ये इवॉल्व हुआ है इनका स्टाइल, वो आपको याद रखना है। और यू जैसे पूछ लेता है कि लेट फेज़ में वो कैसे थे, अर्ली फेज़ में कैसे थे, तो आपको तो सारे फेज़ में वो एक ही से लग रहे होंगे, है ना, वहाँ दिक्कत हो जाती है। एर्जा पाउंड, जिनका कहना था मेक इट न्यू। स्टार्टिंग हमने कल यहीं से की थी कि मेक इट न्यू वाला चीज़ किसने रखी, एर्जा पाउंड में। इनका कहना था कि बहुत हो गया रोमांटिक्स, बहुत हो गया मेटाफिजिकल, बहुत हो गया विक्टोरियंस, अब कुछ नया बनाओ, अब कुछ नई चीज़ आनी चाहिए, है ना। तो ये क्या ले आई, इमेजिस मूवमेंट 1912 से 14 तक, मतलब। और पाउंड फाउंडेड इट, इनके 3 प्रिंसिपल थे क्या, डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग, नो वर्ड दैट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, म्यूजिकल फ्रेज, नॉट मेट्रोनोम। इनके ये 3 प्रिंसिपल आपको याद रखने। और एर्जा पाउंड के बारे में मैंने आपको कल भी बहुत अच्छे से चीज़ें बढ़ाई हैं। इनकी की इमेजेस पोएम आपको याद रखनी है, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, जिसमें एक वर्ड, मतलब एक कोट अगेन, द अपैरिशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो। इसमें 2 इमेजेस जुक्सटपोज की गई हैं, हाइको इंस्पायर्ड है ये। और वॉर्टिसिज्म भी यही लाइन थी, लाइक अ लेटर मूवमेंट विद द विडनेम लुइस, एनर्जी वॉर्टेक्स इन आर्ट। अब जो कहें कि आप यहाँ नहीं बता रही हैं ये क्या होता है, तो यहाँ मैं कैसे बता दूँ जब मैंने आपको कल इतना सब कुछ बताया। क्यों बताया बताओ, ये टेबल मैंने क्यों बनाई, इसीलिए बनाई ना। ये देखो, ये देखो, हाई एल्ड पॉइंट्स में लिखा मैंने, एर्जा पाउंड मेक इट न्यू, द डिफाइनिंग स्लोगन ऑफ मॉडर्निज्म। क्यों बता रही हूँ मैं, क्यों मैं सीरीज़ चला रही हूँ, सारी चीज़ें एक दिन में 12 घंटे की मैराथन लूँ और करा दूँ एक साथ सारी, क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आपको जिस समय पे जाननी ज़रूरी है उस समय पे समझाई जा रही हैं। आप समय में आगे पीछे चल रहे हैं, फिर चाह रहे हैं कि 50 लेक्चर की चीज़ एक लेक्चर में मिल जाए। सॉरी, कहीं और मिल सकती है, हमारे यहाँ नहीं मिल सकती, समझ रहे हो। चलो,
अगली बात हम गए द कैंटोस, क्योंकि पढ़ाई के कुछ रूल्स होते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब कुछ ऐसे होंगे, मैम क्या रूल्स होते हैं? तो पहली बात सोच लो कि तुम पढ़ाई करना चाहते हो कि नहीं। ठीक है। द कैंटोस, कैंटोस क्या है? मैसिव अनफिनिश्ड एपिक वर्क है जिसमें 120 कैंटोस हैं, मल्टीपल लैंग्वेज हैं, एल्यूजन्स हैं और इन्हें मॉडर्निस्ट एपिक कहा गया है। अभी जो भी दिखा हो उसको इग्नोर मार देना क्योंकि मेरा हाथ थक गया था। ठीक है, चलो अब कुछ कहेंगे मैम आप स्टैंड ले लीजिए। ले रहे होते, ले पा रहे होते तो ले लिया होता, नहीं लिया ना। चलो, द कैंटोस, थैंक यू फॉर द कंसर्न इफ़ यू ट्राई टू हैव, है ना। चलो, कैंटोस हमने देख लिया, 120 कैंटोस हमने देख लिया, रूल इन द वेस्टलैंड हमने देख लिया कि इन्होंने एडिट किया था उसके मैन्युस्क्रिप्ट को और इनको द बेटर क्राफ्ट्समैन डेडिकेट किया गया था बाय इलियट। ठीक, डेडिकेशन बाय इलियट। कंट्रोवर्सी क्या आई थी कि मेड pro-fascist broadcast during World War II, arrested for treason, confined to mental asylum for 12 years and released in 1910। देख रहे हो, इन लोगों को भी जेल भेजा जा रहा था, समझे। द अदर मॉडर्न पोइट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज W.H. Auden। अगेन इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो मैंने आपको कल भी बताए हैं, इनके ये कॉन्सेप्ट हैं और UGC के रेलिवेंस के हिसाब से, PYQ के हिसाब से आपको क्या क्या जानने की ज़रूरत है, दैट्स ऑल इन दिस टेबल। और आई होप कि अगर आप सीरियस होंगे तो आप वीडियो पॉज करके खुद से ऐसे चीज़ें ये पढ़ेंगे क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। अब कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको पढ़ूँ कि WH का 1930 का पॉलिटिकल मॉडर्निज्म पीरियड में जो इन्होंने लिखा था उसमें इनका जो की वर्क था उसमें UGC ये पूछ रहा है ना। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो जब तक आप खुद से एक बार ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे, क्योंकि उंगली रख के पढ़ने की अलग ही बात होती है ना। वीडियो पॉज करो और पढ़ो। और अगर ये वाली जो है डू नॉट गो जेंटल इनटू डेड गुड नाइट, ये वाली अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं समझती हूँ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। द विंडोवर पढ़ लेना, मैं कुछ हाईलाइट कर दे रही हूँ, वो पढ़ लेना। मतलब पढ़ने का मतलब है जो जो हाईलाइट कर रही हूँ उनकी समरी तो एटलीस्ट जान ही लेना। द गुड नाइट कर लेना, एंथम फॉर डूम ड्यूट कर लेना, विल्फ्रेड ओवन की, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको तो मत ही भूलना। ठीक है, जिन्होंने कहा, जिसमें एक वो आता है पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन। ठीक, अब हम पढ़ते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, उस पर फोकस करते हैं। हॉपकिंस, हॉपकिन इज़ नाइली फुल्ली विक्टोरियन और मॉडर्निस्ट। ये ना तो पूरी तरह से विक्टोरियन पोइट थे ना मॉडर्निस्ट, ये बीच में थे। ठीक है, इनका वर्क जो है ये इनके जाने के बाद पब्लिश हुआ 1980 बाय रॉबर्ट ब्रिजिश, डिकेड्स आफ्टर, मतलब सालों बाद, दसियों सालों बाद हुआ। इनका जो स्प्रंग रिदम है जिसको इन्होंने इन्वेंट किया था, इस डिफाइन करता है कि रिदम बेस्ड ऑन स्ट्रेस लेवल्स ओनली, नॉट स्लेबल्स काउंट, स्लेबल काउंट पे नहीं बल्कि स्ट्रेस लेवल के बेसिस पे जो रिदम हम देखते हैं वो। ईच फुट हैज़ वन स्ट्रेस लेवल प्लस एनी नंबर ऑफ अनस्ट्रेस टोन, मोर नेचुरल लाइक स्पोकन इंग्लिश। मतलब नॉर्मली भाषा जो हम स्पोकन इंग्लिश है उसमें ये रिदम क्रिएट कर रहे हैं, जो स्प्रंग रिदम, मतलब हर एक स्ट्रेस लेवल पे रिदम क्रिएट की गई है, ना कि स्लेबल काउंट पे। ठीक, इंस्केप क्या कहता है? द यूनिक एसेंशियल थिसनेस ऑफ अ थिंग, इट्स इंडिविजुअल बीइंग दैट मेक इट डिस्टिंक्टली इटसेल्फ। हॉपकिंस ट्राइड टू कैप्चर दिस इन पोइट्री। आगे समझ में, जो यूनिक एसेंशियल थिंग है, दिसनेस थिंग है ना, दिसनेस की ये तो होना ही चाहिए। ठीक, जैसे इट इंडिविजुअली बीइंग दैट मेक इट डिस्टिंक्टली इटसेल्फ, कोई ऐसी चीज़ जिसका, कोई ऐसा एलिमेंट जिसको डालने से वो अपने आप में अलग अच्छी चीज़ ऐसे बन जाए कि जो पोइट्री में जान डाल दे, है ना। ट्राई टू कैप्चर दिस इन पोइट्री, हॉपकिंस ने इसे डाला था इंस्केप। इन स्ट्रेस क्या है? द एनर्जी या फोर्स दैट होल्ड्स द इंस्केप टुगेदर एंड ट्रांसमिट टू ऑब्जर्वर्स माइंड। एक एनर्जी या ऐसी फोर्स जो इंस्केप को होल्ड करके
साथ में रख के ट्रांसमिट कर देती है ऑब्जर्वर के माइंड में। तो इन स्ट्रेस क्या है? मेंटल रिसीविंग ऑफ इनस्केप। इतना याद रहेगा। स्ट्रेस कहाँ होता है? दिमाग में। तो मेंटल रिसीविंग ऑफ इनस्केप कहाँ हो रहा है? इन स्ट्रेस में। ठीक। विंडोवर जो मैंने आपसे कहा ये आप पढ़ लेना, 1877 का वर्क। ये डेडिकेट किया गया है टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। कैस्ट्रल या आप कह सकते हैं फैल्कन इन फ्लाइट। क्राइस्ट प्रेजेंस इन नेचर, कंप्रेंशन ऑफ ब्यूटी इन फेथ इज वॉट डिस्कस्ड इन द विंडोवर। पाइड ब्यूटी दैट, उसमें एक ये जो आपको याद रखना है, ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंज। इसमें सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी है, यूनिकनेस है इन गॉड्स क्रिएशन। कर्टेल्ड सोनेट फॉर्म। अब क्या पूछ लेते हैं कि स्प्रिंग रिदम किसने इन्वेंट किया? तो आप लगा देते हैं हॉपकिंस, जो सही है। और इनस्केप और इनस्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो भी किसको बिलोंग करता है? हॉपकिंस को। अब मैं आपको एक माइंड मैप दे रही हूँ अगेन, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर किसी एक पोइट का क्या क्या वर्क है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको PYQ में बहुत हेल्प करेगा। मतलब यकीन मानिए बहुत हेल्प करेगा। बस आप रिवाइज़ करते चलिए। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है सीरीज़ की, अभी तो हमारे 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, तब भी हम इतना मेजर पार्ट कवर करते जा रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी तो बस शुरुआत है। 40 दिन में क्या धमाका होने वाला है, समझिए। समझ रहे? अभी बस जितना आपको दिया जा रहा है उतना आप करते जाइए। ठीक। इन सब की बात करने के बाद इनका इलियड का क्रिटिकल, ये सब जो मैं ऐसे कर रही हूँ इसको आपको देखना है, पढ़ना है, क्योंकि मैं अभी पढ़ा के आ रही हूँ। इलियड क्रिटिकल थ्योरी फ्लो हमने देखा कि कैसे वो रोमांटिसिज्म से वेस्टलैंड तक पहुँचे, उनकी जो जर्नी थी वो हमने देखी। अब हाई यील्ड पॉइंट जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं वो ये है कि कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स हैं आपके लिए कि ये वेस्टलैंड उसी ईयर पब्लिश हुई है जिस समय पे जॉयस अल्सेस, और ये मॉडर्निस्ट लैंडमार्क ईयर बन गया है। तो मॉडर्निस्ट का लैंडमार्क ईयर क्या है? 1922। इलियड्स का ऐसे जो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम है उसमें हमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिवनेस मिलने को मिलती है, ना कि ट्रेडिशन ऐसे में। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे। ट्रेडिशन में आपको क्या देखने को मिलता है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपको कहाँ देखने को मिलता है? और तीसरा वाला क्या था? अब जो भूल गया है तो बेटा कहाँ दिमाग है आपका? तीसरा वाला जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आया याद? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। मेटाफिजिकल पॉइंट की बात हो रही थी कि थॉट और इमोशन को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं, वही बात। जैसे वेल्सन का फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, फ्रेजर्स का द गोल्डन वर्क, ये सोर्सेज हैं इलियड हिमसेल्फ साइटेड एंड वेस्टलैंड नोट्स। ठीक। इसके हमने 5 सेक्शन देखे थे जो मैंने आपसे कहा था ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इमेजिज्म के 3 प्रिंसिपल देखे थे जो आपको पढ़ने थे। हॉपकिंस की पोएम 1980 में किसने पब्लिश की हैं? रॉबर्ट ब्रिजेस ने, 29 ईयर्स आफ्टर हॉपकिंस डेथ। इलियड ने नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1948 में, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोइट्री। अगेन वेस्टलैंड में जो डा है वो कहाँ से आ रहा है? जो थंडर की साउंड है वो कहाँ से आ रही है? कौन से उपनिषद से आ रही है? पूछ लिया जाता है। 4 क्वाड्रेट्स हैं जो जिसमें वन नॉर्टन इज द कोकर, द ड्राई सेवेल्जिस, लिटिल गिडिंग, इतनी चीज़ें आती हैं जिनका आपको याद रखना है। इलियड ने कैसे होलोमेंस इज द हॉरर ऑफ द लास्ट पीपल दिखाया है, सिक्वल टू कर्ड्स इन कॉनरेड्स हर्ट ऑफ डार्कनेस। ईट्स का अ विजन यूजिंग गायर्स टू इंटरपेनिट्रेटिंग कोन्स रिप्रेजेंटिंग हिस्ट्री साइकिल्स। आ गया समझ में? अब PYQ प्रैक्टिस है आपके लिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और सॉरी आपसे कह रही थी, है ना। PYQ प्रैक्टिस है हमारे लिए, और आज खास बात ये है कि हम विद ईयर क्वेश्चंस लाए हैं जिससे आपको यकीन हो जाए कि हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो आता है। ठीक है। हम आपको इधर उधर घुमाने के चक्कर में नहीं है, हम आपको मेन मसाला देने के चक्कर में है जिससे आपका भला होगा, आपको स्वाद आएगा। ठीक है। TS इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट कौन से क्रिटिकल ऐसे में बताया? जल्दी बताओ। ये तो बताया है मैंने, हैमलेट एंड प्रॉब्लम्स। आंसर आपको मालूम है। ऐसे ही आपको सारे आंसर्स कमेंट डाउन करने हैं। मैंने एक का बताया इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सारे के बताने जा रही हूँ। अब देखो, इसमें अगर आप बच्चे को नहीं आता है और उसने मेरा लेक्चर देखा हुआ है, वो क्या करेगा कि वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव TS इलियट देखेगा तो मेटाफिजिकल पॉइंट्स तो अपने आप हटा देगा, है ना। या मैंने गलत बोला है? जल्दी बताओ। मैंने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम गलत बोला है क्या?
अच्छा सोचो, मैं आपको आंसर नहीं बताती हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहती हूँ जिससे आपको लगे कि ये चीज़ें जब एग्ज़ाम में आती हैं तो उतनी ईजी नहीं लगती हैं जितनी ईजी आपको तुरंत पढ़ने के बाद लग रही हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, अभी जो हम रिवीजन वाले पॉइंट में करा रहे थे उसमें भी कराया, अभी बस मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है टू मेक यू फील कि चीज़ें उतनी ईजी नहीं हैं। जब बच्चा एग्ज़ाम में बैठा होता है तो उसको आती हुई चीज़ भी गलत लगने लगती है। बट द थिंग इज़ कि मैं आपसे ये कह रही थी कि जिन बच्चों ने ये पढ़ा होगा उसमें ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेंगे आराम से, ठीक। उसके बाद 2 बच रहे हैं, अब 2 में तो अब आप 50-50 तो खेल ही सकते हो ना, चलो खेलो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज 5 सेक्शन ऑफ बेसलाइन, ये अब बताओ, इनके नाम बताओ। अब कहो जो सबसे लंबा वाला है वही सबसे ठीक है ना। तो दिमाग मतलब कहो जो सही बात है उसको याद करो और फिर बताओ कि कौन सा ठीक है, ठीक है। इनके आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं। द इलेट्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी अपीयर्स इन हिज एसे, बताओ। जल्दी 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 बताओ बताओ बताओ। इन सब के आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं जिससे मुझे आपकी प्रोग्रेस पता लग सके और ये भी बताना कि डे 9 तक में कितने दिन आप कंसिस्टेंट रहे हो। इन माई बिगनिंग इज़ माई एंड, ये कौन से वर्क में है टी.एस. एलियट के। मैं कह रही थी कि बहुत सारे इसमें कोटेशंस हैं और अभी जितने बताए हैं पहले उतने याद कर लो, इस चक्कर में मत रहना कि मैम एक बोनस लेक्चर लाएंगी उसमें बहुत सारे कराएंगी। बेटा याद तो आप ही को करने हैं ना, तो पहले आज जितने बताएं, जितने रोज रोज बता रही हूँ उतने उतने याद करते जाओ जिससे वहाँ लोड आपको कम पड़ेगा, ठीक। चलो इनके आंसर कमेंट डाउन करो। द डेडिकेशन ऑफ इल मलिकर फेब्रो, ये मैंने कल भी क्वेश्चन दिया था और कल भी बताया था कि ये जैसे नेट में आया हुआ है। कल क्या था इसका मतलब, द बेटर क्राफ्ट्समैन, और ये किसको एड्रेस किया गया है ये बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन एस्केप एंड इन स्ट्रेस आर एसोसिएटेड विद, अभी ट्रैप बताया था मैंने, जल्दी बताओ। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये किस ईट्स की कौन सी पोएम में है बताओ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इज इनकरेक्ट। बेटा ये गलत मत करना क्योंकि ये मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे से बताया है आज। चलो आंसर दो। अगेन योर फेवरेट क्वेश्चन, द ड इन द बेसलाइन फाइनल सेक्शन इज ड्रॉन फ्रॉम, अभी बताया उपनिषद। सोचने वाली बात ही क्या है। अगला क्वेश्चन, अजा पाउंड्स इमेजेस मूवमेंट मैनिफेस्टो अ फ्यू डोंट्स बाय एन इमेजेस्टिव अपेयर्ड इन विच जर्नल, कौन से जर्नल में है ये बताना है। लो देख लो, आराम से देख लो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, और हम मिलेंगे इसके अगले सेक्शन के साथ जिसमें हम पोस्ट मॉडर्निज्म भी देख रहे होंगे। तो इन केस अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हो तो सोच लो कि अभी आपके पे कितने दिन बचे हैं, गिनती कर लो। अप्रैल आ ही गया है, अप्रैल मई है और जून में आपका पेपर है। मैंने तो 50 दिन ये सीरीज़ एक टाइम देख के शुरू कर दी कि बच्चे को जिस टाइम पे स्टार्टिंग करनी चाहिए थी। आप 10 दिन अगर लेट हैं मान लीजिए, तो आप डबल मेहनत करिए, 10 दिन आप कवर अप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि ये फ्री कंटेंट है तो इसकी वैल्यू आपके अंदर आपको भले ही ना हो रही हो, बट मैं आपको बता दूँ ये वो कंटेंट है जो आपको डायरेक्ट PYQs कराने में हेल्प करेगा। क्योंकि आपको थ्योरी पे थ्योरी पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा मास्टर नहीं बनना है। आपका मेन गोल क्या है, आपका मेन गोल है एग्ज़ाम क्लियर करना। तो अगर आपका मेन गोल, ऐसा नहीं है कि मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा सकती, सब पढ़ा सकते हो, बट मेन स्पेसिफिक गोल हमारा जो है वो है एग्ज़ाम क्लियर करना। क्योंकि बच्चे उस थ्योरी में घूमते चले जाते हैं, उन्हें लगता है इतना लंबा सिलेबस है, कवर ही नहीं हो रहा, कवर ही नहीं हो रहा, कवर ही नहीं हो रहा, और PYQs उनसे होते नहीं है ना। इसलिए जितनी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं उतनी करते जाओ, आंख बंद करके करते चले जाओ, थोड़ा सा भरोसा दिखाओ, थोड़ी सी चीज़ें करो और आपका सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि पेपर 1 को अभी अगर हल्के में ले रहे हो तो हल्के में मत लो, क्योंकि पेपर 1 भी हम कवर कर रहे हैं और दोनों प्लेलिस्ट आप जब देखोगे जाके दोनों सेपरेटली मिल जाएंगी। सुबह के टाइम हम पेपर 1 का डालते हैं, शाम के टाइम में हम पेपर 2 का डालते हैं। आज कुछ चीज़ों की वजह से हमारा ये लेक्चर नहीं डल पाया है, बट डल रहा है,
चिंता मत करो, मिल रहा है। और इसी के साथ रैप अप करते हैं आज का दिन, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक्स एंड न्यू एक्साइटमेंट। इनके आंसर आपको नहीं देखने हैं, इनके अलावा जो मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये मैं आपको पेपर 2 का एग्जामिनर क्या पूछता है वो सारी चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन या डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। एक बार वीडियो पॉज करो और देख लो, निगाह मार लो कि क्या क्या एग्जामिनर पूछता है। ये इनसाइडर स्ट्रेटजी है जो आपको ऐसे हवा में नहीं मिलती है। आपको एक रिवीजन अगर मैं आपसे कहूँ तो इतनी बातें तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर आ जानी चाहिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यहाँ आपको हैमलेट ऐसे दिख गया। और इसी के साथ अगर नहीं जानते हो पेपर वन नहीं कर रहे हो तो लापरवाही मत करो, पेपर 1 भी कर लो, क्योंकि इसका कंटेंट मैं डेली आपको सिर्फ आधे घंटे का देती हूँ। तो आधा घंटा इसका, 1.5 घंटा आप पेपर 2 का मान लीजिए। आपको डेली मुझे सिर्फ 2 घंटे देने हैं। ओके, चलो, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और कुछ बच्चे हैं जिनकी ख्वाहिश रहती है कि मैम पेपर 1 तो मुझे आता है, आप इसके क्वेश्चन मुझे करा दो, दिखा दो, मैं आपको आंसर करके दिखा दूँगा, तो दिखा दूँगी। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनके ऐसे P1 1 ABCD ऐसे करके आंसर देते रहना। ये क्वेश्चंस देख लो फटाफट से, और इनके आंसर्स आपको कमेंट डाउन करने हैं, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। ठीक, वीडियो वॉच करो और आंसर देते जाओ। ठीक है, फटाफट से आंसर मत देखो, सॉरी। इसके 5 ही क्वेश्चन हैं, उसके 10 क्वेश्चन हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। और जो जो चीज़ें मैंने आपसे कहा है कि ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, वो चीज़ें कर लेना। और या दैट्स फॉर द डे, दैट्स ऑल द डोज यू नीड। ये खुराक है आपकी जो आपको चाहिए असल में। तो अगर अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जोड़े जाना, अपने दोस्तों को भी जोड़ लेना, उनसे कहना कि आओ सीरियस होके पढ़ लेते हैं और साथ में प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, ये मास्टर सीरीज़ का डे 9 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं अब डे 10 में। तब तक के लिए कंसिस्टेंट रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो।